हम लोग आज आर्थिक नियोजन के दूसरे क्लास में आर्थिक नियोजन पर और बारीक चर्चा करेंगे। लेकिन आर्थिक नियोजन का आज दूसरा क्लास शुरू करने के पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेना चाहिए। हम लोग पिछले क्लास में जो चर्चा किए थे उन सारे तथ्यों को एक बार हम लोग देख लें, एक बार रिवीजन करें। हम कुछ प्रश्न आप लोगों से पूछेंगे, आप लोग उसका उत्तर दीजिएगा। बताइए, जन योजना कब प्रस्तुत किया गया था? 1945। जन योजना 1945 में। जन योजना के प्रतिपादक का नाम बताइए। एम.एन. राय। कंफर्म? हाँ। तो गांधीवादी योजना कब प्रस्तुत हुआ? 1944। 1944 से कौन कौन सा तथ्य आप जानते हैं बताइए। 1944 से पहला क्या चीज जानते हैं? बॉम्बे प्लान। और बताइए। गांधीवादी योजना। ठीक है। योजना और विकास विभाग बना था। अच्छा बताइए, योजना और विकास विभाग को बंद कब किया गया? 1946। एक सवाल है कि योजना और विकास विभाग के कार्यकारी सदस्य किन्हें नियुक्त किया गया? ठीक है। देखिए, हम लोग पिछले चर्चा में जो समझे हैं मनोज सर, हम लोग पिछले चर्चा में शुरू किए थे भारत में पंचवर्षीय योजना या आर्थिक नियोजन अपनाने के सैद्धांतिक प्रयासों पर बहुत विस्तृत चर्चा की थी। ठीक है। आज हम लोग योजना आयोग से शुरू करेंगे और हम लोग भारत के अलग अलग पंचवर्षीय योजनाओं पर बहुत डिटेल चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। हम कुछ प्रश्न पूछते हैं आप लोगों से, अगर आप जानते हैं तो बताइएगा, नहीं जानते हैं तो हम बताएंगे। प्रश्न है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950। योजना आयोग का गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950। बिल्कुल सही जवाब है। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950। अच्छा, दूसरा सवाल है गीता दी, बताइएगा कि योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को अगर किया गया तो आप ये बताइए कि किसके सिफारिश पर, किसके संस्तुति पर योजना आयोग का गठन हुआ? ये 1950 में जो एक थी बना था। क्वेश्चन फिर से सुनिए। हम लोग देखें कि योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950। तो किसके सिफारिश या किस समिति के सिफारिश पर योजना आयोग का गठन हुआ? राष्ट्रीय विकास समिति। तो इसका सही जवाब है, इसका सही जवाब है केसी नियोगी समिति। केसी नियोगी समिति के सिफारिश पर भारतीय योजना आयोग का गठन हुआ। क्लियर? केसी नियोगी समिति का गठन हुआ था 1946 में। 1946 में केसी नियोगी समिति का गठन हुआ। अब देखिए, अभी मात्र 2 मिनट हम लोग आगे बढ़े। ठीक है, सिर्फ 2 मिनट हम लोगों का क्लास चला होगा। इस 2 मिनट में ही बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गए। जैसे केसी नियोगी समिति का गठन कब हुआ था? 1946 में। जब 1946 में केसी नियोगी समिति का गठन हुआ था अमृतसर, तो एक जानकारी और दीजिए कि 1946 से और भी कुछ आपको याद होता हो, बताइए तो क्या याद आता है? योजना एवं विकास विभाग। योजना एवं विकास विभाग जो बना था उसे बंद कर दिया गया था 1946 में। क्लियर? तो इस तरह से किसी एक आंकड़ा से कई चीजें जुड़ी हुई है और सारे चीजों को हम लोगों को क्रमबद्ध तरीके से अपने दिमाग में सेट रखना है। ठीक है, तो बताइए, केसी नियोगी समिति का गठन हुआ था 1946 में और केसी नियोगी समिति के सिफारिश पर ही योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950। अच्छा, एक सवाल है आप लोगों से, बड़ा सिंपल सवाल है, हमको विश्वास है आप लोग जवाब भी दे दीजिएगा। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते थे? प्रधानमंत्री। क्योंकि योजना आयोग अब इतिहास का विषय हो गया। योजना आयोग समाप्त हो गया है। इसके जगह में इसका स्थान ले लिया नीति आयोग, ये भी हम लोग जानते हैं। तो नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी
बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कि नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री जब होते हैं तो यहाँ से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है, बताइए कि जो योजना आयोग है इसके पदेन सदस्य कौन कौन होते थे। क्वेश्चन फिर से सुनिए, क्वेश्चन है कि योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। तो लेकिन इसके कुछ पदेन सदस्यों की भी बात की गई। इसके पदेन सदस्य कौन कौन होते थे गीता जी? ध्यान से सुन लीजिए, इसका सही जवाब है कि इसके पदेन सदस्य होते हैं भारत के गृह मंत्री, भारत के रक्षा मंत्री, कौन कौन बोलिए? भारत के गृह मंत्री, भारत के रक्षा मंत्री और भारत के वित्त मंत्री। भारत के वित्त मंत्री, भारत के रक्षा मंत्री और भारत के गृह मंत्री, ये तीन मंत्री इसके पदेन सदस्य होते थे। क्लियर? योजना आयोग से प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि योजना आयोग के पदेन सदस्य कौन कौन होते हैं। तो इसके पदेन सदस्य होते हैं जो उस समय के गृह मंत्री होंगे, उस समय के जो वित्त मंत्री होंगे और रक्षा मंत्री, वित्त, रक्षा और गृह। क्लियर? पदेन सदस्य मनो सब बताइए। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और क्लियर? पदेन अध्यक्ष कौन होते थे? अच्छा बताइए, योजना आयोग तो आज नहीं है, योजना आयोग समाप्त हो गया, इसके जगह में नीति आयोग आ गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? प्रश्न है, देखिए सर, प्रतियोगी परीक्षाओं में जिस तरह के ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहते हैं उन सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर हमारा निगाह रहता है। ठीक है, कहाँ से ऑब्जेक्टिव बन सकता है, कैसा ऑब्जेक्टिव बन सकता है। और सच पूछिए तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम सब्जेक्टिव एग्जाम से काफ़ी टफ होता है। जो विषय वस्तु पर एकदम पैनी निगाह रखे रहता है, ऑब्जेक्टिव उसी से सही होना है। और पूरे तथ्य को जो समझता है, कंप्लीट तथ्य को जो समझ रहा है, ऑब्जेक्टिव वही सही कर सकता है। ऑब्जेक्टिव कहाँ से रहेगा ये तय करना मुश्किल काम है। इसलिए बहुत बारीकी से हर चीज़ों को समझते चलिए अभी तक जो हम लोग चर्चा किए, हम आप लोगों से पूछ लेना चाहते हैं, योजना आयोग के पदेन सदस्य कौन कौन होते थे? गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री। क्लियर? गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री पदेन सदस्य होते थे। सवाल है, केसी नियोगी समिति का गठन कब हुआ था? 1946। किसके सिफारिश पर योजना आयोग का गठन किया गया? केसी नियोगी समिति। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950। बिल्कुल सही जवाब। इसके पदेन अध्यक्ष कौन होते थे? सवाल है कि योजना आयोग, इसमें एक उपाध्यक्ष का भी पद सृजित किया गया था, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब है गुलजारी लाल नंदा। क्लियर? योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहले उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा। योजना आयोग आज समाप्त हो गया, तो इसके अंतिम उपाध्यक्ष भी कोई रहे होंगे। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष का नाम बताइए। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? अच्छा सुन लीजिए, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे मोंटेक सिंह याहूवालिया। क्लियर? अंतिम उपाध्यक्ष का नाम बताइए। मोंटेक सिंह याहूवालिया। क्लियर? मोंटेक सिंह। अच्छा, इसके प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। इसके पदेन सदस्य कौन कौन होते थे? योजना आयोग का गठन किस समिति के सिफारिश पर हुआ? केसी नियोगी समिति का गठन कब हुआ था? 1946। अब देखिए, हम लोग एक बात जानते हैं सर कि
योजना आयोग का काम क्या था? तो योजना आयोग का काम पंचवर्षीय योजना बनाना था। रूपरेखा तैयार। पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा बनाना था। कौन? योजना आयोग। योजना और पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा जो योजना आयोग बनाता था, उसमें अंतिम स्वीकृति देने का काम कौन करता था? एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद, एनडीसी करता था। हाँ। सवाल यहाँ ये है कि योजना आयोग भारत में अभी तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बना चुका है? 13 बना। बोलिए। 15 से सवाल है, फिर से सुनिए। हाँ। योजना आयोग के द्वारा भारत में अभी तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जा चुकी हैं? 10, 11, 12, 13। बोलिए। 12। तो योजना आयोग अभी तक 12 पंचवर्षीय योजना बना चुका है। हाँ। मतलब भारत में 12 पंचवर्षीय योजनाएं संचालित हो चुकी है। हाँ। अच्छा, एक सवाल है कि भारत में एक वर्षीय कितनी योजनाएं चली है? 4 योजना से। फिर से सुनिएगा प्रश्न कि योजना आयोग 12 पंचवर्षीय योजनाओं की रूपरेखा तैयार कर चुका है। हाँ। तो एक वर्षीय कितनी योजनाएं बनाया है? तो इसे 6 होता है। या भारत में एक वर्षीय कितनी योजनाएं सफलतापूर्वक अपना कार्यकाल समाप्त कर चुका है? या कितना एक वर्षीय योजना चला है हमारे सर, बताइए। 3 तो पता है सर, जिस 62, 63 नहीं, 62 है, 69। तो सुना लाइन से जाए कि ये क्वेश्चन अगर आप देख लीजिएगा, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, तो किसी भी पंचवर्षीय योजना की अवधि से अगर क्वेश्चन रहेगा, पीरियड से अगर क्वेश्चन रहेगा, तो उसको पकड़ लीजिएगा। जनरली क्वेश्चन रहता 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है, जी 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है, 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। इस तरह के बहुत सारे सवाल रहते हैं, ठीक है। तो इसका जवाब खोजने के लिए, किसी भी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड जानने के लिए आप ये जान लीजिए कि भारत में एक वर्षीय कितनी योजनाएं चली, ठीक है। तो एक वर्षीय भारत में 7 योजनाएं संचालित हुई। क्लियर? अब आपको गिना देंगे कि वो 7 साल कौन कौन है जब एक वर्षीय योजनाएं चली, ठीक है। एक बार हम रिपीट करना चाहते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न था, प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा कि योजना आयोग का गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950। किसके सिफारिश पर इसका केसी नियोगी समिति का गठन कब हुआ? 1946। योजना आयोग का काम पंचवर्षीय योजनाओं की रूपरेखा बनाना था, लेकिन योजना आयोग जो रूपरेखा बनाता था, इसकी अंतिम स्वीकृति देने का काम एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद का होता था, ठीक है। और राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ है जी? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 को, 6 अगस्त, सही जानकारी है, 6 अगस्त 1952 को। क्लियर? तो एनडीसी का काम क्या था? तो पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप से स्वीकृति देने का काम करता। क्लियर? सवाल यह है कि योजना आयोग 12 पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया है, 7 एक वर्षीय योजनाओं का निर्माण किया है। अब सवाल यह है कि ये 7 एक वर्षीय योजनाएं कौन कौन साल संचालित हुई, ठीक है। तो इसको याद रखने का एक ट्रिक है। पहला ट्रिक है सर कि भारत में 3 बार योजना अवकाश हुआ, ठीक है। भारत में योजना अवकाश कितना बार हुआ? 3 बार। पहला योजना अवकाश हुआ था 1966 से 69। पहला योजना अवकाश की अवधि है। यहाँ आप गिन के देखिए 3 साल हो जाता है, ठीक है। भारत में दूसरा योजना अवकाश 1978 से 80 के बीच में हुआ। यहाँ 2 साल गिन लीजिए, 5 हो गया, 3 2 5, एक वर्षीय यहाँ 2 योजना चला होगा, यहाँ एक वर्षीय 3 योजना चला होगा। उसके बाद तीसरा योजना अवकाश 1990 से 92 के बीच में हुआ। तो आप लोग देख लीजिए यहाँ भी 2 साल हो जाता है, 3 2 5 2 7। तो एक वर्षीय भारत में कितनी योजनाएं संचालित हुई? 7 योजनाएं संचालित हुई। अगर पूछ देगा सर कि एक वर्षीय योजनाएं कब संचालित हुई, तो वो साल आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कि नहीं।
भारत में योजना अवकाश अनुसूचित बताओ कितना बार हुआ? 3 बार। योजना अवकाश 3 बार। योजना अवकाश का मतलब जब पंचवर्षीय योजनाएं बंद थी, पंचवर्षीय योजनाएं चल नहीं रही, उस समय एक वर्षीय योजनाएं संचालित हो रही थी इस देश में। क्लियर? तो पहला योजना अवकाश 1966 से 69 के बीच में, दूसरा योजना अवकाश 1978 से 80 के बीच में, तीसरा योजना अवकाश 1990 से 92 के बीच में। क्लियर? तो यहाँ प्रश्न था कि योजना आयोग के द्वारा कितनी एक वर्षीय योजनाएं बनाई गई? तो सही जवाब क्या होगा? 7। और कितनी पंचवर्षीय योजनाएं तैयार की गई? 12। क्लियर? केसी नियोगी समिति का गठन कब हुआ था? 1946। योजना एवं विकास विभाग बंद कब हुआ था? 1946। योजना एवं विकास विभाग के कार्यकारी सदस्य किन्हें नियुक्त किया गया था? इस सरकार में था सर। आदेशी दलाल को नियुक्त किया गया था। ठीक है। अच्छा बताइए, तो योजना अवकाश कितना बार हुआ? 3 बार। क्लियर? अब देखिए सर, हम लोग एक बात जानते हैं कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का श्री गणेश 1 अप्रैल बोलिए 1951 में शुरू हुआ। मतलब भारत की पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई 1 अप्रैल 1951, जो चला 1956। मतलब पूरा डेट बताइए, 31 मार्च 1956। क्लियर? अब देखिए, सिर्फ अगर ये 3 बात आपको याद है तो इससे पूछे जाने वाले अनगिनत ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे आपसे। कैसे? यहाँ पहली पंचवर्षीय योजना का डेट आपको याद हो गया। 66 से 69 के बीच में इस देश में पहला योजना अवकाश हुआ। 3 योजनाएं सफलतापूर्वक लगातार चली। क्लियर? 1 अप्रैल 1951 को जो पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ, 31 मार्च 1956 को पहली पंचवर्षीय योजना सफलतापूर्वक सफल हुआ, ये चला। लगातार 3 पंचवर्षीय योजनाएं चली। उसके बाद 3 पंचवर्षीय योजना चलने के बाद पहला योजना अवकाश आ गया। क्लियर? और ये योजना अवकाश 1966 से 69 के बीच में हुआ। ठीक? अब देखिए, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव हमेशा रहता है, आपको कंफ्यूज कर देगा कि पहला योजना अवकाश किन 2 पंचवर्षीय योजनाओं के बीच में हुआ। क्लियर है? तो हम लोग यहाँ प्रश्न क्या बनाया कि पहला योजना अवकाश किन 2 पंचवर्षीय योजनाओं के बीच में हुआ। तो हम लोग देखें तीसरी और चौथी के बीच में योजना अवकाश हुआ होगा। तो पहला योजना अवकाश तीसरी और चौथी के बीच में। क्लियर? अब फिर योजना अवकाश हुआ 1978 से 80। तो यहाँ भी पूछेगा कि 3-2 पंचवर्षीय योजनाओं के बीच में हुआ। क्लियर? इसके पहले वाला योजना देख लेना होगा, इसके बाद वाला योजना देख लेना होगा। फिर वैसा ही क्वेश्चन पूछता है कि तीसरा योजना अवकाश किन 2 पंचवर्षीय योजनाओं के बीच में हुआ। क्लियर? तो ऑब्जेक्टिव कहाँ रहेगा सर? हम लोग ये सोचने लग गए हैं। नहीं, जैसे जब निरंतर पढ़िएगा ना सर, जब रेगुलर पढ़ते रहिएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्टिव बनाता कहाँ से है, ऑब्जेक्टिव बनाता कैसे है। ठीक है? तो हम लोग अभी तक जो चर्चा कर लिए, योजना आयोग के बारे में समझे। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950। एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि योजना आयोग कैसा, योजना आयोग जो है वो कैसा संगठन है या कैसा निकाय है? तो हम लोग जानते परामर्शदात्री योजना आयोग जो है परामर्शदात्री निकाय है। और एक बात जान लीजिए, ये संवैधानिक निकाय नहीं है, गैर संवैधानिक निकाय। ये गैर संवैधानिक निकाय का क्या मतलब होता है? गैर संवैधानिक निकाय का मतलब हुआ कि संविधान में इसका उल्लेख नहीं था। ठीक है? योजना आयोग जैसे मौलिक अधिकार का संविधान में उल्लेख है कि नहीं, इसी तरह से योजना आयोग का उल्लेख स्पष्ट रूप से भारत के संविधान में कहीं नहीं मिलता, इसलिए कहा जाता है ये गैर संवैधानिक निकाय है। तो योजना आयोग से जो ऑब्जेक्टिव बन सकते थे वो हम लोग देख लिए। अभी हम लोग ये देखें कि इसके पदेन सदस्य कौन कौन हो सकते हैं, कौन कौन होते थे? गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री। बताइए योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन?
प्रधानमंत्री होते थे। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष का नाम बताइए। गुलजारीलाल नंदा। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष का नाम बताइए। मोंटेक सिंह अहलूवालिया। ठीक है, तो योजना आयोग से जो ऑब्जेक्टिव बनेगा वो हम लोग देख लेंगे। ठीक, थोड़ा योजना आयोग से आगे बढ़े, क्योंकि योजना आयोग समाप्त हो गया है और योजना आयोग की जगह में एक आ गया कौन सा निकाय? नीति आयोग। ठीक है, योजना आयोग का स्थान कौन लिया? नीति आयोग। तो आप लोगों से हम नीति आयोग से कुछ सवाल करेंगे। ठीक है, नीति आयोग से कुछ सवाल होगा। सबसे पहला तो सवाल ये है कि योजना आयोग समाप्त होगा और योजना आयोग के जगह में एक नया आयोग बनेगा, इसकी घोषणा सबसे पहले कब की गई? तो इसकी घोषणा की गई थी सर 15 अगस्त 2014 में। बिल्कुल सही जवाब, 2014। ठीक है, एकदम सही जवाब था कि योजना आयोग के जगह में नीति आयोग बनेगा। ये घोषणा किया गया था 15 अगस्त 2014। ये अवसर था भारत के आज़ादी के जश्न का। देश आज़ादी का जश्न मना रहा था और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ जब लाल किले के प्राचीर से स्पीच दे रहे थे तो वहीं से घोषणा किए थे कि योजना आयोग अब इतिहास का विषय हो जाएगा और योजना आयोग की जगह में नीति आयोग का गठन होगा। ये घोषणा कब की गई थी? 15 अगस्त 2014। क्लियर? लेकिन इसका गठन कब हुआ सर? तो इसका गठन हुआ 1 जनवरी 2015। तो गठन से अगर क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग सही कर लेंगे। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015। क्लियर? लेकिन योजना आयोग, नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 2015। क्लियर? योजना आयोग समाप्त कर दिया जाएगा और उसके जगह में नीति आयोग का गठन होगा। इसकी घोषणा हुई थी 15 अगस्त 2014। अच्छा, अब बताइए नीति का फुल फॉर्म आपको बताना है। आपको नीति, क्योंकि कई बार फुल फॉर्म से सवाल रह सकता है, आपको नीति का फुल फॉर्म बताना है। आप स्पेलिंग लिख लीजिए। NITI। नीति का फुल फॉर्म बताइए। सुन लीजिए, समय बर्बाद मत कीजिए। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। फिर से सुनिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बोलिए तो मनोज सर। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्लियर? तो नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015। लेकिन नीति आयोग के गठन की घोषणा कब हुई? 15 अगस्त 2014। क्लियर? नीति का फुल फॉर्म बताना है आपको। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्लियर? फिर से सुनिएगा सर, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्लियर? इसको हिंदी में कहेंगे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। हिंदी में क्या कहेंगे? बोलिए। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। क्लियर? नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015। लेकिन इसके गठन की घोषणा कब हुई? 15 नीति को हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। देखिए, ये थिंक टैंक के रूप में काम करेगा। जब इसकी स्थापना हो रही थी तो स्थापना के समय में ही कहा गया कि ये भी परामर्शदात्री निकाय ही होगा, ये इसका भी काम परामर्श देना ही होगा। ठीक है, ये भी थिंक टैंक का काम करेगा, बौद्धिक संस्थान के रूप में काम करेगा। ठीक है, लेकिन एक सवाल यहाँ उठता है, आप लोगों से हम पूछना चाहेंगे कि नीति आयोग और योजना आयोग में मुख्य अंतर क्या है? नीति आयोग और योजना आयोग में, नीति आयोग और योजना आयोग में मुख्य अंतर क्या है बताइए।
जहाँ तक पता है सर कि नीति आयोग जो है इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से परामर्श लेने का भी निर्णय लिया गया है। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि जो नीति आयोग है सर, जी। इसको योजना आयोग की तुलना में अधिक संघीय बनाया गया। जी ठीक है, योजना आयोग पर एक आरोप बार बार लगता रहा कि एक बहुत बड़ा भारत है और पूरे भारतवर्ष की योजना कुछ मुट्ठी भर लोग मिलकर के बना दें, ये सही नहीं है। मतलब योजनाओं के विकेंद्रीकरण की बात। जी जब हम लोग आयोजन या नियोजन के प्रकारों की ओर जब जाएंगे तो नियोजन के बहुत सारे प्रकार हैं, जिसमें आदेशात्मक नियोजन भी है, ठीक है, तो प्रोत्साहन नियोजन भी है, केंद्रीकृत नियोजन है, विकेंद्रीकृत नियोजन है। तो आज जरूरत है विकेंद्रीकृत नियोजन, एकदम नीचे से ऊपर जाने की जरूरत है, ऊपर से नीचे आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम लोगों को ये भी पता है कि जो शासन का विकेंद्रीकरण हुआ, जिसमें पंचायती राज सिस्टम आया और पंचायती राज सिस्टम को और सशक्त बनाने की जो बातें हुई, हालांकि सशक्त नहीं रहा, सशक्त नहीं है भारत में पंचायती राज सिस्टम। तो योजना रियल में अगर विकेंद्रीकृत तरीके से बने, अगर नीचे से ऊपर तक नियोजन हो, ठीक है, जैसे कुछ अधिकारी ही अगर नियोजन का रूपरेखा बनाने का काम करें तो ये सही नहीं है। ठीक है, तो जो नीति आयोग है ये ज़्यादा संघीय व्यवस्था है योजना आयोग की तुलना में। आप सही बोले, सभी राज्य के मुख्यमंत्री और सभी केंद्र शासित प्रदेशों के जो उप राज्यपाल हैं, जो प्रशासक हैं, उन्हें भी नीति आयोग के सदस्यों में शामिल किया गया। तो हम लोग ये चर्चा किए कि जो नीति आयोग है बौद्धिक संस्थान के रूप में काम करेगा, थिंक टैंक के रूप में काम करेगा। फिर हम लोग ये चर्चा किए कि इसमें सभी राज्यों के इसका जो अधिशासी परिषद है, उस अधिशासी परिषद में कौन कौन लोग होते हैं? तो अधिशासी परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं और बताइए सभी केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल होते हैं। ठीक है, इसके अधिशासी परिषद में शामिल होते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ चर्चा किए कि यह योजना आयोग के तुलना में अधिक संघीय व्यवस्था। ठीक है, अच्छा एक सवाल है कि इसके भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, नीति आयोग के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, आप और एक उपाध्यक्ष भी होते हैं। नीति आयोग के भी एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होते हैं और एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं जिनको हम लोग CEO कहते हैं, एक CEO होते हैं, CEO होते हैं। क्लियर? आप लोगों से कुछ क्वेश्चन अभी हम पूछेंगे। पहला प्रश्न है कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन होंगे? नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन रहे हैं? नरेंद्र मोदी। ठीक है, लेकिन प्रथम उपाध्यक्ष का नाम बताना है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष का नाम बताइए। राजीव कुमार। गलत, अरविंद पनगड़िया। प्रथम की बात की, प्रथम उपाध्यक्ष। प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। सवाल है प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन थे? तो सिंधु श्री खुल्लर जी। क्लियर? आप अभी तक बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बन गया। हम पूछ लें एक बार आप लोगों से, नीति का फुल फॉर्म बताइए। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। फिर से बोलिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का गठन कब हुआ? गठन हुआ 1 जनवरी 2015। बताइए नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष का नाम? इसके प्रथम CEO? खुल्लर जी। सिंधु श्री खुल्लर। सिंधु श्री खुल्लर। देखिए एक बात जानिए, एक बार चीज़ों को जान लेना बहुत काफ़ी नहीं होता है। जब तक बार बार रोटेट नहीं किया जाए, चीज़ों को जब तक बार बार दोहराया नहीं जाए, बहुत मुश्किल होगा। जैसे आज आप पढ़ रहे हैं लेकिन आपका एग्जाम 8 महीना बाद होगा, 1 साल बाद होगा। ठीक है, तो आज जो आप अधिकार स्थापित किए हैं जिन चीज़ों पर, जो चीज़ को एकदम आत्मसात कर लिए, याद कर लिए आप, अगर 1 साल तक आपकी कंटिन्यूटी टूटी
तो आज पढ़ने का लाभ आप 1 साल बाद नहीं ले पाएंगे। ठीक है, अगर रियल में लाभ लेना है तो या तो अगर पढ़ना शुरू किए हैं तो कंटिन्यू पढ़िए। ठीक है, पढ़ने के लिए एकदम आप तैयार हो गए हैं तो कंटिन्यूटी को मेंटेन करें। ठीक, बार बार हम कहते हैं सर कि तेज लड़के ही कंपटीशन नहीं निकालते। बहुत एवरेज स्टूडेंट, हम बहुत सारा इंटरव्यू पढ़ते हैं सर, बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू पढ़ते हैं कि क्या सचमुच में जो जिनका एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत अच्छा था वैसा ही लोग कमीशन निकालते हैं। तो देखिएगा कि 3rd डिवीजन मैट्रिक है, 2nd डिवीजन इंटर है, 2nd डिवीजन ग्रेजुएशन है और एक साधारण सा कॉलेज से पढ़ा हुआ है और वो कहीं वीडियो है तो कहीं अधिकारी है। तो इसका कारण है कि वो कंटिन्यूटी को टूटने नहीं दिया। तेज होना, बहुत ज़्यादा परसेंटेज लाना ये बहुत ज़रूरी नहीं है, बस कंटिन्यूटी को मेंटेन रखना जरूरी है। ठीक है, चलिए हम लोग एक बार फिर से आए, फिर से एक बार हम पूछ लें आप लोगों से, प्रथम उपाध्यक्ष नीति आयोग के अरविंद पंगड़िया, प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिंधु श्री खुल्ला। फिर यहाँ से एक सवाल बनता है सर कि अभी वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? अभी है डॉक्टर राजीव कुमार। ठीक है, 1 सितंबर 2017 को बने थे। कब बने थे? 1 सितंबर 2017। कौन बने? डॉक्टर राजीव कुमार। ये किसका स्थान लिए? पंगड़िया जी का स्थान लिया। अरविंद पंगड़िया का स्थान लिए। वर्तमान सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। वर्तमान सीईओ कौन है? नीति आयोग के वर्तमान सीईओ अमिताभ कांत। क्लियर? अब थोड़ा सा चर्चा हम लोग एनडीसी पर कर लें, क्योंकि एनडीसी से कैसा कैसा क्वेश्चन बनता रहा है। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन सेट करने वाले भी बहुत स्मार्ट हो गए, तो कैंडिडेट भी बहुत स्मार्ट हो गए। कैंडिडेट को अब देखिएगा कि बहुत सारी इस तरह की बुक को पढ़ रहे हैं जिसमें पूरा एनालिसिस है कि उस टॉपिक से हर साल कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ एक घटना चक्र नाम का बुक आता है। घटना चक्र में विगत 15-20 सालों में पंचवर्षीय योजनाओं से जैसा जैसा क्वेश्चन रहा होगा वो सारा एक जगह दिखला दिया कि 2017 में ऐसा क्वेश्चन पूछा था, तो 2010 में ऐसा क्वेश्चन पूछा था। तो प्रश्नों के माध्यम से भी हम लोगों को अनुमान लग जाता है कि अब आगामी परीक्षाओं में कैसा प्रश्न रह सकता है। ठीक है, तो एनडीसी से अलग अलग टाइम में किस किस तरह के प्रश्न पूछे गए, हम उन प्रश्नों पर एक चर्चा करें। ठीक है, सबसे पहला हम लोग जो अभी चर्चा किए थे, एनडीसी का फुल फॉर्म आप बताइए। राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट कमीशन कमिटी। बताइए एनडीसी का फुल फॉर्म नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। एनडीसी का फुल फॉर्म बताना है, नेशनल डेवलपमेंट। क्लियर? गीता दी आप बताए थे, फिर से बता दीजिए एनडीसी का गठन कब हुआ था? 6 अगस्त 1952। 52 में। हाँ, बिल्कुल सही, 6 अगस्त 1952। अब बताइए, कई बार बहुत क्लोज विकल्प देता है। ठीक है, जैसे 1952 तो सर आपको याद हो गया। एनडीसी का गठन हुआ था 5 अगस्त 1952, 4 अगस्त 1952, 6 अगस्त 1952, 15 अगस्त 1952, है ना? अब आपके पास 150 क्वेश्चन है और 3 घंटा है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी करना है, उसको कलर भी करना है, नहीं तो वहाँ कंफ्यूज हो जाइएगा। और एक इस तरह का एक क्वेश्चन अगर आप गलत कर दिए, इजी क्वेश्चन अगर गलत कर दिए तो उस स्थिति में वहाँ से डिप्रेशन शुरू। इसलिए जो आसान प्रश्न है सर, उन आसान प्रश्नों को तो क्योंकि देखिए किसी का बर्थडे नहीं है सर, किसी खास आदमी का बर्थडे बहुत दिनों तक याद रह जाता है। नहीं, आप लोगों को भी याद होगा किसी खास व्यक्ति का अपना बर्थडे याद रहे चाहे नहीं रहे। तो खैर एनडीसी का गठन 6 अगस्त 1952। एनडीसी का फुल फॉर्म बताइए। नेशनल डेवलपमेंट कमीशन। एक सवाल है बार बार पूछा जाता है, एनडीसी का गठन किस समिति के सिफारिश पर हुआ? तो इसका भी वही जवाब है जो जवाब
किसका था? योजना आयोग का। योजना आयोग का गठन किस समिति के सिफारिश पर? तो एनडीसी का गठन भी किस समिति के सिफारिश पर? कैसे नियोगी समिति। क्लियर? हम तो समझ रही है ना, याद होता है। देखो याद रखने का यही तरीका है कि बार बार चीज़ों को रोटेट करो, ठीक है। और बहुत स्टूडेंट हमसे पूछते हैं कि सर इंडियन इकोनॉमिक्स में इतना डेटा है सर, कुछ तरीका बताइए, कोई शॉर्टकट ट्रिक बताइए। तो कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं, इसका एकमात्र ट्रिक है कि आप चीज़ों को बार बार पढ़िए, ठीक है। विषय से निरंतर जुड़े रहिए, यही एकमात्र ट्रिक है, ठीक है। तो बताइए एनडीसी का फुल फॉर्म? एनडीसी का गठन बताइए। एनडीसी की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर? कैसे नियोगी समिति के सिफारिश पर। इसके भी अध्यक्ष प्रधान, इसके भी पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। अच्छा, एक सवाल ये है कि शुरू में एनडीसी जब 52 में बना होगा सर, तो उस समय एनडीसी के सदस्य कौन होते थे पता है? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते थे। एनडीसी के सदस्य शुरू में कौन होते थे? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एनडीसी के सदस्य होते थे। लेकिन जो 1967 है, नहीं सॉरी 1967 में एक बदलाव किया गया। बदलाव ये था कि केंद्रीय मंत्री परिषद के जितने भी सदस्य हैं और योजना आयोग के जितने सदस्य हैं और केंद्र शासित प्रदेशों के जो प्रशासक हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक का मतलब उपराज्यपाल, क्लियर, ये सभी इसके सदस्य बना दिए गए। अच्छा, कौन कौन सदस्य बना दिए गए सर? केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल बना दिए गए। सभी मुख्यमंत्री हो गए। मुख्यमंत्री तो पहले से थे, आयोग के जितने भी सदस्य थे वो भी इसके सदस्य बना दिए गए। और मंत्री परिषद के जितने भी सदस्य हैं वो एनडीसी के सदस्य बना दिए। क्लियर? तो एक बार हम लोग फिर से देख लें कि 1967 के पहले एनडीसी का सदस्य कौन होते थे? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। लेकिन 1967 के पहले सभी राज्यों के मुख्यमंत्री ही सदस्य होते थे। अच्छा। सिर्फ मुख्यमंत्री। क्लियर? लेकिन 1967 के बाद व्यवस्था बदली, इसमें सदस्यों की संख्या बढ़ा, सभी मंत्री परिषद के सदस्य केंद्रीय मंत्री परिषद के सदस्य में शामिल कर दिए गए। और बोलिए, योजना आयोग के सभी सदस्य इसके सदस्य हो गए। और केंद्र शासित प्रदेशों के जितने उपराज्यपाल थे वो भी इसके सदस्य पहले 1967 के पहले केंद्र शासित प्रदेश को नहीं थे, ठीक है। सिर्फ एक लाइन जानिए, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य। क्लियर? अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है सर, कई बार पूछा गया सवाल है कि एनडीसी को सर्वोच्च मंत्री परिषद की संज्ञा किसने दिया? एक सवाल है कि एनडीसी को सर्वोच्च मंत्री परिषद की संज्ञा देने का काम किसने किया? बताइए, अगर आपके पास जानकारी है तो बताइए। इसका सही जवाब है श्री के संथानम। श्री के संथानम ने कहा कि एनडीसी सर्वोच्च मंत्री परिषद है, क्योंकि सारे मंत्री परिषद के सदस्य, केंद्रीय मंत्री परिषद के सदस्य इसके भी सदस्य हो गए, सभी मुख्यमंत्री से सदस्य हो गए, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक इससे सदस्य हो गए या उपराज्यपाल इससे सदस्य हो गए, ठीक है। के संथानम ने क्या कहा कि एनडीसी सर्वोच्च मंत्री परिषद है। कई बार सर पीसीएस में क्वेश्चन रहा कि किसने कहा कि एनडीसी सर्वोच्च मंत्री परिषद है? किसने कहा? के संथानम ने। एनडीसी का स्थापना कब हुआ? एनडीसी का स्थापना 6 अगस्त 1952। अब देखिए, एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता रहा है कि सहकारी संघवाद का उदाहरण कौन था?
सहकारी संघवाद का उदाहरण था एनडीसी। सभी राज्य के मुख्यमंत्री, सभी राज्य शामिल हो गए, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, तो केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हो गए, मंत्री परिषद केंद्र का प्रतिनिधित्व कर दिया। इसलिए अगर सहकारी संघवाद केंद्र और राज्य मिल, देखिए सहकारिता शब्द बना है कॉपरेशन से, अंग्रेजी का एक वर्ड है कॉपरेशन, सहयोग, ठीक है, इससे सहकारिता बना। तो सहकारी संघवाद का सबसे सुंदर उदाहरण एनडीसी था। एनडीसी भी आज इतिहास का विषय होगी, एनडीसी भी आज नहीं है, समाप्त होगी। अब जो है सर, पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप से स्वीकृति देने का काम कौन करता था? एनडीसी से जो ऑब्जेक्टिव बन रहे थे वो देख लिए आप लोग। सहकारी संघवाद का उदाहरण बताइए, एनडीसी का फुल फॉर्म बताइए। 1967 के पहले इसके मेंबर कौन थे? केवल मुख्यमंत्री। 1967 के बाद इसके मेंबर कौन कौन हो गए? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, और बोलिए मंत्री परिषद के सभी सदस्य, उसके बाद बोलिए योजना आयोग के सभी सदस्य। क्लियर? सहकारी संघवाद का सबसे सुंदर उदाहरण एनडीसी। क्लियर? पंचवर्षीय योजना, जो योजना आयोग जो प्रारूप बनाता था, उसको अंतिम रूप से स्वीकृति कौन देता था? क्लियर? अब देखिए, आज अपने क्लास के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर हम आ रहे हैं। ठीक है, आज हमारा जो क्लास है उसका सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव यहाँ से शुरू होता है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। हम अभी जो चर्चा करेंगे, एक चर्चा होगा कि पंचवर्षीय योजना भारत चला, भारत में एक वर्षीय कितनी योजनाएं? 7 योजनाएं चली। हम लोग एग्जैक्ट किसकी क्या अवधि है, उसका टाइम पीरियड क्या है, ये जानने का प्रयास करें। क्लियर? कई बार सर बहुत सिंपल क्वेश्चन रहता है और हम लोग उसका सही जवाब नहीं दे पाते। ठीक है, क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। क्वेश्चन पूछ देगा कि तीसरा योजना अवकाश किन 2 पंचवर्षीय योजनाओं के बीच में हुआ। ये सब आसान क्वेश्चन है कि नहीं? लेकिन ये सब आसान क्वेश्चन सही करने के लिए बहुत जरूरी है कि पहली पंचवर्षीय योजना से 12वीं पंचवर्षीय योजना तक का पूरा रूपरेखा हम लोग जान लें। तो बताइए, हम लोग पहले बात करते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि आप बताइए। 1 अप्रैल 1951। सही बात है, 1 अप्रैल 1951 को शुरू हुआ और 31 मार्च 1956 तक। एकदम सही, हम लोग देख लिए। पहली पंचवर्षीय योजना में कोई डॉट नहीं। दूसरी पंचवर्षीय योजना बताइए। 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1900। दूसरी 1 अप्रैल 1956 से 1 अप्रैल 1956 से 1956 से 31 मार्च 1961। अच्छा, तीसरी बताइए सर। 1 अप्रैल 1961 से तीसरी 1961 से 66 क्या? 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966। क्लियर? अब देखिए, यहाँ से जो सवाल बनेगा, हम इंतजार कर रहे थे कि हम लोग तीसरी पंचवर्षीय योजना तक आ जाए। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि हम लोग देख लिए। पहला योजना अवकाश बताइए। 66 1966 से 1969 ये योजना प्रथम योजना अवकाश की अवधि है। क्लियर? प्रथम योजना अवकाश हुआ था 1966 से 69। इस बीच में 3 एक वर्षीय योजनाएं चली। कितनी? 3। क्लियर? अब देखिए सर, आप लोगों से हम एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि ये जो योजना अवकाश है, भले ही योजना अवकाश था, लेकिन भारत में 2 ऐसी आर्थिक घटनाएं घटी जो सुखद साबित हुई बाद में। ठीक है, भले योजना अवकाश का टाइम था,
लेकिन कुछ सुखद घटनाएं घटी। पहली सुखद घटना की हरित क्रांति भी प्रथम योजना अवकाश के बीच में ही हुआ था। क्लियर? तो आपसे सवाल ये है कि हरित क्रांति का एग्जैक्ट साल बताइए। 1968 इसका सही जवाब है सर 66-67। अच्छा 1966-67। क्लियर? हरित क्रांति का वास्तविक साल, वास्तविक शुरू होने वाला साल यही है 66 से 67। क्लियर? तो हम लोग यहाँ चर्चा कर लिए। खांसी हो रहा है कि बड़ा डर लगता है, डर लगता है कि बहुत लोगों के संपर्क में आ रहे हैं। एकदम ये स्कूल जाना, गांव-गांव घूमना, क्विज करवाना। कोचिंग तो मान लीजिए इंटर ग्रेजुएशन का बंद है, लेकिन फिर भी बहुत लोगों से संपर्क में आ जाते हैं। शिक्षा मंत्री को देखिए कोरोना हो गया। तो चलिए हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे थे सर कि 1966-69 ये तीसरा योजना अवकाश की अवधि है। दो महत्वपूर्ण आर्थिक घटनाओं का हम लोग जिक्र कर रहे थे। तो बताइए पहला महत्वपूर्ण आर्थिक घटना जो इस देश के लिए सुखद साबित हुआ हरित क्रांति। क्लियर? हरित क्रांति कब? 66 से 67 वाले साल में ही शुरू हुआ था। दूसरा एक महत्वपूर्ण घटना, आर्थिक घटना घटा जो बाद में इस देश के बैंकिंग व्यवस्था को प्रभावित किया। वो घटना क्या था? सभी राष्ट्रीयकरण किया नहीं सर, ठीक है। 66 से 69 के अवधि में जो 1969 है, 1969 जो है सर, उसमें लीड बैंक योजना शुरू हुआ। लीड बैंक योजना, जिसको हम लोग अग्रणी बैंक योजना भी कहते हैं। जो लीड बैंक योजना जो है वो 1969 को शुरू हुआ। क्लियर? तो ये पूछेगा कि लीड बैंक योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुआ? क्लियर? तो पंचवर्षीय योजना तो था ही नहीं। अब वहां रहेगा प्रथम योजना अवकाश। ठीक है, तो हम लोग जान गए कि लीड बैंक योजना कब? प्रथम योजना। हरित क्रांति भी कब? प्रथम योजना अवकाश। ऑब्जेक्टिव छूट जाएगा सर। कोई भी साल में कोई भी महत्वपूर्ण घटना घटित हुआ होगा तो उस घटना को हम लोगों को बहुत बारीकी से देख जाना है। क्लियर? तो बताइए लीड बैंक योजना कब शुरू हुआ था? 1969। क्लियर? आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन है प्रथम योजना का कब? 66 से 69। बताइए हरित क्रांति कब हुआ था? 66। क्लियर? अब एक सवाल आप लोगों से है, गीता दी बार बार आप पढ़े होंगे कि जो लीड बैंक योजना शुरू हुई इस देश में, अग्रणी बैंक योजना जो इस देश में शुरू हुआ, किस समिति के सिफारिश पर शुरू हुआ? क्वेश्चन फिर से, लीड बैंक योजना किस समिति के सिफारिश पर शुरू हुआ था या लागू हुआ था? तो इसका सही जवाब है नरीमन समिति। कौन समिति के सिफारिश पर सर? नरीमन समिति के सिफारिश पर कौन सी योजना? लीड बैंक योजना। क्लियर? लीड बैंक योजना कब शुरू हुआ? 1969। किसके सिफारिश पर? नरीमन समिति के। क्लियर? कब? तो 1969। और ये पीरियड रहा होगा प्रथम योजना अवकाश। क्लियर? लेकिन देखिए सर, एक क्वेश्चन बार बार कंफ्यूजन क्रिएट करता है। बार बार एक क्वेश्चन कंफ्यूजन क्रिएट करेगा आपके सामने कि 1969 का जो साल है देश के आर्थिक इतिहास के लिए बहुत महत्व का साल है। पहली बात तो हम लोगों ने ये देखा कि लीड बैंक योजना शुरू हुई थी। क्लियर? किस समिति के सिफारिश पर? नरीमन समिति के सिफारिश। क्लियर? तो इसका मतलब ये है कि ये योजना 31 मार्च 1969 के पहले हुआ होगा। क्या? क्यों 31 मार्च के पहले हुआ होगा?
क्योंकि योजना अवकाश जो चला था, प्रथम जो योजना अवकाश था वो कब तक रहा था? 31 मार्च 1969 तक। फिर 1 अप्रैल 1969 से चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू हो गई थी। क्लियर? तो इसका मतलब है कि ये 31 मार्च 1969 के पहले ही लीड बैंक शुरू हो गया। लेकिन 1969 का साल हम लोगों को क्यों याद है? क्योंकि इसी साल 14 बड़े बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था। क्लियर? इंदिरा गांधी के 2 बड़े साहसिक फैसले। श्रीमती इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी सर, तो इंदिरा गांधी अपने 2 महत्वपूर्ण साहसिक फैसले के लिए जानी गई। उनके 2 महत्वपूर्ण साहसिक फैसले में पहला फैसला था बैंकों का नेशनलाइजेशन, 14 बड़े बैंकों का नेशनलाइजेशन। और इंदिरा गांधी का बड़ा साहसिक फैसला था भारत की जनसंख्या नीति। आज अगर इंदिरा कुछ दिन और शासन में रह गई होती तो हम में से बहुत सारे लोग यहाँ नहीं होते। नहीं, क्योंकि हम लोग भी अपने माता पिता के दूसरे संतान नहीं है। दूसरे नंबर के बाद हम लोगों का नंबर आता है। तो हम लोग इंदिरा गांधी का 2 साहसिक फैसला देखे। पहला फैसला सर, पहला फैसला क्या? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण या बैंकों के राष्ट्रीयकरण की शुरुआत की थी। पहले बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण किया गया था। बाद में जब सामाजिक नियंत्रण सफल नहीं हुआ तो बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया और इंदिरा ने ही इस देश में जनसंख्या नीति बनाया। तो भारत की पहली जनसंख्या नीति कब बनी? हम ये भी जानना चाहते हैं। 71 में। बिल्कुल गलत जवाब। भारत की जनसंख्या नीति, पहली जनसंख्या नीति बनी थी 1976। भारत में अभी तक 2 ही बार जनसंख्या नीति बना है सर। एक 1976 को बना और दूसरा 2000 ईस्वी को बना। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में। जबरदस्ती सब क्लियर? इंदिरा की पहली जनसंख्या नीति 1976 का साल भी सर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न समेटे हुए हैं। 1976 में शिक्षा पहले राज्य सूची में था। 1976 में शिक्षा को संवर्ती सूची में लाया गया। क्लियर? संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हुआ। 42वां संविधान संशोधन हुआ। ठीक है? और आप लोगों के जानकारी के लिए बता दें सर कि जो 42वां संविधान संशोधन है इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है। ठीक है? मिनी संविधान किसे कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन कहा जाता है। ठीक है? इसलिए देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले लोगों को अपना आंख कान हमेशा खोल के रखना है। समझे? हमेशा अपना आंख कान खोल के रखना होगा, चारों तरफ देखना पड़ेगा आपको। तो हम लोग अभी तक बहुत सारा ऑब्जेक्टिव कर लिए। बताइए, लीड बैंक योजना कब शुरू हुआ? 1969 से 1969 किस समिति के सिफारिश पर? कौन समिति? नरीमन समिति के सिफारिश पर। 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किस पंचवर्षीय योजना में हुआ? तो इसका सही जवाब है चौथी पंचवर्षीय योजना। हम कैसे बोल दिए कि चौथी पंचवर्षीय योजना? क्योंकि जुलाई 1969 में 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था। कब हुआ था? जुलाई 1969 में। अब देखिए, थोड़ा इसको मिटा लें क्योंकि अभी बहुत सारे प्रश्नों का अंबार लगने वाला है। समाप्त नहीं हुआ यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे सर। जब हम लोग 1969 के साल की बात किए तो 1969 में देखे 2 बड़ी घटनाएं। लीड बैंक योजना जो 31 मार्च के पहले लागू हुआ होगा। जुलाई 1969 में कितने बैंकों का नेशनलाइजेशन? 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन। आप लोगों से हम एक सवाल करना चाहेंगे कि जो 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था वो 14 कैसे बैंक थे?
जो 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ, क्योंकि देखिए कई बार होता है सर कि हम लोग रट तो लेते हैं, लेकिन अगर आधा अधूरा रटे हुए हैं तो वो भी खतरनाक है। ठीक है, अब आप याद कर लिए थे 9 जुलाई 1969 में बैंकों का नेशनलाइजेशन, नेशनलाइजेशन का श्रेय श्रीमती गांधी को दिया जाता है। 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ, तो वैसे 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ जिन बैंकों की जमा पूंजी कम से कम 50 करोड़ रुपया या 50 करोड़ रुपया से ज्यादा रहा होगा। क्लियर? कैसे बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया? तो ऐसे बैंक जिनकी पूंजी या तो 50 करोड़ उस दिन रहा होगा या उससे अधिक रहा होगा। फिर हम लोगों को पता है कि 1980 में भी बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था। कितने बैंकों का? 6 बैंकों का। कैसे बैंकों का? जिनकी पूंजी कम से कम 200 करोड़ रुपया या 200 करोड़ रुपया से ज्यादा रहा होगा, वैसे बैंकों का नेशनलाइजेशन कब हुआ? 1980। बोले सर हम ऑब्जेक्टिव पकड़ाने की क्षमता रखते हैं कि नहीं? ऑब्जेक्टिव छुट्टे देंगे। तो 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण? कैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण? जिनकी पूंजी 50 करोड़ या 50 करोड़ से अधिक। फिर कब राष्ट्रीयकरण? 1980। कैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण? जिनकी पूंजी 200 करोड़ से अधिक हो या 200 करोड़। क्लियर? उसके बाद सर बताइएगा, क्वेश्चन है चौथी पंचवर्षीय योजना हम लोग देख लिए थे कब? 1969 से 74 तक। 1 अप्रैल 1969 चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि बताइए। 1969 से 74। देखिए 5 साल हो जाता है। 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974। चौथी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना बताइए। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 79। पांचवी, ठीक है। पांचवी पंचवर्षीय योजना से कुछ ऑब्जेक्टिव है। वह कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसे 1 साल पहले ही बंद कर दिया गया? पांचवी पंचवर्षीय योजना। यहाँ भी सत्ता का परिवर्तन हुआ। पहली बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, बहुत आदर के साथ हम उनका नाम लेते हैं, नहीं कांग्रेस का जो आतंक था, जो कुकृत्य था कांग्रेस का, उसे मुक्ति दिलाने का काम किए थे मोरारजी देसाई। हम लोग कल चर्चा किए थे पिछले क्लास में। इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी बनी थी मोरारजी देसाई के समय में, 77 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी है ना। उसमें उद्योग मंत्री कौन थे? जॉर्ज फर्नांडिस थे। चर्चा किए थे। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना से सवाल क्या बनता है? इसे 1 साल पहले ही समाप्त कर दिया गया। और पांचवी पंचवर्षीय योजना से एक सवाल और बनता है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना के टाइम में ही रोलिंग प्लान का कॉन्सेप्ट आया था। रोलिंग प्लान लागू करने का प्रयास किया गया, अनवरत योजना। ठीक है, रोलिंग प्लान का कॉन्सेप्ट कब आया था? पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना को कब बंद कर दिया गया था? 1974 से 78 तक ये चला था। क्लियर? पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है सर, उसी समय अनवरत योजना का कॉन्सेप्ट है। अब जब बात अनवरत योजना की हो गई तो हम आप लोगों से अनवरत योजना से कुछ प्रश्न पूछेंगे। जी सर। सबसे पहले तो बताइए कि ये रोलिंग प्लान है क्या चीज? नहीं जानते हैं तो सरेंडर बोल दीजिए, हम बताएंगे। रोलिंग प्लान है क्या? देखिए, जनता सरकार जो आई ना, सही मायने में भारतीय अर्थव्यवस्था को, नब्ज को समझने का काम जनता सरकार की थी। कैसे? जनता सरकार जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई थी 77 में, वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी पहले की इंडस्ट्रियल पॉलिसी से कई मामले में अलग था। कुटीर उद्योग और लघु उद्योगों पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया था। जिला उद्योग केंद्र स्थापित किए गए थे 1977 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी में। एक महत्वपूर्ण जानकारी
कि जो रोलिंग प्लान का जो कॉन्सेप्ट था गुनार मिर्डल दिए थे अपने किताब एशियन ड्रामा में। एशियन ड्रामा किनकी किताब है? गुनार मिर्डल की। ठीक है, विकासशील देशों में कैसा योजना होना चाहिए, तो विकासशील देशों में अनवरत योजना लागू होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट दिया था गुनार मिर्डल ने। किस किताब में? एशियन ड्रामा में। और 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे डी लक्कड़वाला। योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? डी लक्कड़वाला। डी लक्कड़वाला ने भारत में अनवरत योजना लागू की। भारत में अनवरत योजना लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? डी लक्कड़वाला को दिया जाता है। डी लक्कड़वाला कौन थे? योजना आयोग के उस समय के उपाध्यक्ष। लेकिन सबसे पहले अनवरत योजना के बारे में, रोलिंग प्लान के बारे में बताया कौन था? गुनार मिर्डल ने बताया था। किस किताब में बताया था? एशियन ड्रामा में बताया था। अब जानिए कि आखिर ये रोलिंग प्लान है क्या। रोलिंग प्लान के बारे में गुनार मिर्डल अपनी किताब में लिखते हैं कि विकासशील देशों को जो योजना बनाना है, उस योजना में 3 तरह के लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए। एक लक्ष्य उनका शॉर्ट पीरियड का होना चाहिए, एक मध्यमकालीन लक्ष्य भी होना चाहिए और एक दीर्घकालीन लक्ष्य भी होना चाहिए। आप मेरे बारे में ही सोचिए, मेरी बेटी 3 साल की है, उसकी शादी हम 25 साल की उम्र में करेंगे। अपनी बेटी की शादी हम 25 साल की उम्र में करना चाहते हैं। जब मेरी बेटी 25 साल की हो जाएगी हम उसकी शादी कर देंगे। तो हमारी एक दीर्घकालीन योजना है। हाँ, नहीं, 25 साल में उसकी शादी में क्या क्या जरूरत होगा, किस तरह की हम प्लानिंग किए हैं, ठीक है, वो अपने से कर लेंगे, अलग बात है। लेकिन एक पिता होने के नाते जो हमारी जो प्लानिंग है, एक दीर्घकालीन योजना है मेरे पास। लेकिन आज हमारी बेटी का हॉर्लिक्स घट गया होगा तो तुरंत भी हमको हॉर्लिक्स घर में लेके जाने की जरूरत है, उसका बिस्किट और उसका चॉकलेट लेके जाने की जरूरत है। ठीक है, तो अल्पकालीन लक्ष्य भी हमको तय करना है। और आज से 3 साल बाद जब उसका अच्छी स्कूल में एडमिशन करवाएंगे तो उसके खर्च का भी हमको प्लान करना है। तो गुनार मिर्डल ने कहा कि विकासशील देशों को ये तीनों चीज देखना होगा। अपना अल्पकालीन लक्ष्य भी तय करना है, मध्यमकालीन लक्ष्य भी तय करना है, दीर्घकालीन लक्ष्य भी तय करना है। क्लियर? 25 साल के लिए हम लक्ष्य तो तय कर लिए, लेकिन 5 साल बीतने के बाद हम थोड़ा मुड़ के देखें कि जो लक्ष्य था उससे कितना दूर हम हैं। उसके लिए हिंदी साहित्य में, हिंदी में एक वर्ड है सिंहावलोकन। सिंहावलोकन का मतलब क्या होता है? पीछे मुड़ के देखना। हम पीछे मुड़ करके देखें कि 5 साल तो बीत गया, हम कहाँ तक पहुँचे थे, कहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक है, तो ये अनवरत योजना था। बताइए कितना स्मार्ट सोच था सर। नहीं, लेकिन वो साल राजनीतिक अनिश्चितताओं का साल था। ये तो धन्य हो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का कि देश में राजनीतिक स्थिरता दिखलाई। नहीं नहीं, तो ये देश राजनीतिक अस्थिरता के भंवर में जो है सो पड़ा हुआ था। नहीं, रोज आप लोग देख रहे थे, कभी आज ये प्रधानमंत्री बना तो पता चला कि कल दूसरा व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया। कोई 8 महीने के लिए प्रधानमंत्री, कोई 3 महीने के लिए प्रधानमंत्री। नहीं, इस तरह से एकदम कुर्सी रेस हो गया था प्रधानमंत्री का पद। तो हम लोग अभी तक जो चर्चा किए सर, गुनार मिर्डल के बारे में चर्चा कर लिए। गुनार मिर्डल ने सबसे पहले अनवरत योजना के बारे में बताया। भारत की जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है, इसमें अनवरत योजना को लागू करने का प्रयास भी किया गया था। लेकिन अनवरत योजना, हम लोग 5वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में जानते हैं। जनता सरकार जब आई तो इसको 1 साल पहले समाप्त कर दी 5वीं पंचवर्षीय योजना को, और 6ठी पंचवर्षीय योजना शुरू की जनता सरकार। ठीक है, जनता सरकार 6ठी पंचवर्षीय योजना जो शुरू की थी, वह कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो 2 बार शुरू हुआ? 6ठी पंचवर्षीय। कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो 1 साल पहले समाप्त हुआ? 5वीं पंचवर्षीय। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1 साल पहले समाप्त हुआ।
जनता सरकार आई और 78 को ही 1978 को 1 अप्रैल 1978 से लेकर के 83 के लिए छठी पंचवर्षीय योजना घोषित कर दी। कौन सरकार? जनता सरकार। पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन? तो आदरणीय मोरारजी देसाई। ठीक है, देखिए सर, सचमुच में एक अच्छा राजनीतिक विश्लेषक अर्थशास्त्री ही हो सकता है। जी सर। सबसे अच्छा अगर राजनीतिक विषयों पर अगर कोई विमर्श कर सकता है तो पॉलिटिशियन कर सकता है, क्योंकि उसको फिजिकल पॉलिसी समझ में आती है, उसको प्राथमिक घाटा समझ में आता है, उसको राजस्व घाटा समझ में आता है, ठीक है, विदेशी व्यापार समझ में आता है। जो इन तथ्यों को नहीं समझेगा वो राजनीति पर कमेंट्स क्या करेगा? तो हम लोग चर्चा किए कि मोरारजी देसाई की जो सरकार थी वो 78 से 83 के लिए छठी पंचवर्षीय योजना शुरू की, ठीक है, लेकिन ये पंचवर्षीय योजना 2 ही साल चला होगा। 1978 से 80 तक चला था। 2 साल की जो अवधि है वो अनवरत योजना की अवधि है, रोलिंग प्लान की अवधि है। फिर राजनीतिक अस्थिरता का दौर शुरू हुआ और श्रीमती गांधी फिर से प्रधानमंत्री बन जाती, ठीक है। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी तो छठी पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दी, इस अवधि को समाप्त कर दी और छठी पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ 1980 से 85, ठीक है। छठी पंचवर्षीय योजना 80 से 50, क्लियर। छठी पंचवर्षीय योजना से क्या ऑब्जेक्टिव था कि वह कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो 2 बार कौन पंचवर्षीय योजना, कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो 1 साल पहले समाप्त हो, वह कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसे शैक्षिक योजना कहा जाता है? यही तो वह पंचवर्षीय योजना 11वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना को शैक्षिक योजना कहा जाता है, क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन पर बहुत बल दिया गया था। अब बताइए सर, हम लोग थोड़ा सा जानना चाहते हैं 1969 का जो साल है उसमें 2 घटनाएं घटी। कौन कौन? लीड बैंक 31 मार्च 1969 के पहले हुआ होगा। किसके सिफारिश पर? क्लियर। किसने एनडीसी को सर्वोच्च मंत्री परिषद कहा? के संथानम। क्लियर। तो देखिए अभी 5 मिनट पहले पढ़े हैं, सो भूल रहे हैं नहीं। सर्वोच्च मंत्री परिषद की संज्ञा किसने दिया एनडीसी को? के संथानम ने दिया। 1967 याद है ना सर? एनडीसी में कुछ परिवर्तन हुआ था? जी, परिवर्तन हुआ था। वही सभी मंत्रियों के, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ साथ। कोरोना का क्या क्या लक्षण? 10 सेकंड 30 सेकंड से ज्यादा सांस रोकी। वो सब लक्षण में नहीं है। 30 सेकंड रोक लीजिए, सांस मतलब क्लियर। गर्म पानी से गला लग कीजिए सर। कैसे चलिए रोक के देखिए ना, बैठेगा। हम लोग देखिए सर जानते हैं सर, पूछिए ना, इसी तरह से बातचीत के दौरान बातचीत करते हुए हम लोग इकोनॉमिक्स को पढ़ें। बहुत लोग कहता है उबाऊ चीज़ है, कहीं आपको उबाऊ लगा? हर तथ्य आपके दिमाग में बैठा कि नहीं? अब बताइए, लाइन में नया मिल रहा है। आप बताइए एशियन ड्रामा के लेखक कौन हैं? भारत में अनवरत योजना लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? डी लक्कड़वाला कौन थे? योजना आयोग के योजना आयोग के उपाध्यक्ष। क्लियर। 1978 से 80 दूसरा योजना अवकाश। क्लियर। 1978 से 80 की जो अवधि है वो दूसरा योजना अवकाश की भी अवधि। समझ गए बात? उसके बाद हम लोग किस पंचवर्षीय योजना में थे? 7वीं कब से कब जी? तो 1985 से 90। तीसरा योजना अवकाश कब हुआ था? तो तीसरा योजना अवकाश 1990 से 92। यहाँ से एक बहुत बड़ा प्रश्न बनता है, भारत में जो नवीन आर्थिक सुधार जो हुआ था वो नवीन आर्थिक सुधार देखिए सर 1991 में हुआ था। 1991 में हुआ था। तो इसका मतलब कौन सा
पंचवर्षीय योजना, कोई पंचवर्षीय योजना नहीं, बल्कि तीसरा योजना। अब जो है सर हमको बताने की जरूरत नहीं है, 7वीं के बाद, 7वीं के बाद जितनी पंचवर्षीय योजनाएं चली लगातार चली। क्लियर? तो आज हम लोग पंचवर्षीय योजनाओं का दूसरा लेक्चर समाप्त किए। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग फिर अगले क्लास में चर्चा करेंगे। आज रहने दिया जाए। हाँ ठीक है।